सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। हेलो दोस्तों, तो आज हम देख लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट का प्रैक्टिस सेट। जो बच्चे इस साल एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं, इस प्रैक्टिस सेट को सोल्व कर लो, क्योंकि इस सेट से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम पेपर में आने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर सोल्व करना जैसे यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में आएंगे। और जो बच्चे पहली बार पेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको ये पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो 5 क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं आज देख लेते हैं। तो डरो मत, घबराओ मत। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। कब की थी सबको पता होना चाहिए। राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, 1562 ईस्वी में। ओके, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बाण भट्ट हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से करता है। ये सभी मिथक किस युग से जुड़े हैं? तो महाभारत आपने पढ़ी होगी, ठीक है। ये जुड़े हैं द्वापर युग से, ठीक है। बी पे टिक लगा दो। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? तो राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, 1484 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 4 लेता हूँ। क्वेश्चन 4 पे ध्यान देना, निम्नलिखित में से किस अंगाल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का बम्बई प्रेसिडेंसी में विलय हो गया? चौथे, तीसरे, दूसरे या पहले? बी पे टिक लगाओ, तीसरे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? 1664 में, 1620 में, 1600 में? तो कब हुआ था? तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1664 में। ये सबको पता होता है। राइट ऑप्शन लगा दो सी, 1664 ईस्वी में। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास देखो, 5 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आते हैं। अब कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो जरा चेक कर लो। जरा ये बताओ, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो ए पे टिक लगा दो, 1930 में प्रारंभ हुआ था। ये भी कोई पूछने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 7 है, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय स्थापित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान देना है। थियोसोफिल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय स्थापित किया था? तो क्वेश्चन 7 का राइट ऑप्शन है, ए पे टिक लगा दें आप, 1882, ठीक है, 1882 में अड़ियार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को किस जेल में कैद किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है, ए नंबर पे लगाओ, आगा खान पैलेस, ठीक है, ध्यान देना, आगा खान पैलेस। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को किस जेल में कैद किया गया था? आगा खान पैलेस। और अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आ जाए ना, तो बड़े अच्छी रैंक लगाओगे आप। दी रूट्स ऑफ, ठीक है, एंशिएंट इंडिया के लेखक थे। दी रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे। तो सी पे टिक लगा दें आप, WA फेयर सर्विस, ठीक है, इज ए राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आता है, निम्नलिखित घटनाओं पर पहले विचार करो। देखो, गांधी यानी कि यह है इरविन समझौता, ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। अब इसका जो राइट ऑप्शन है वो चेक करो, उपरोक्त घटनाओं को उनके घटित होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो है 10 में का जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा डी पे टिक लगाते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो 11 आता है, भूगोल के 5 क्वेश्चन लिए गए हैं 5 मार्क्स के, ठीक है। 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 120 मिनट मिलेंगे। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो समय का विशेष तौर पर ध्यान देना, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी, महानदी, दामोदर, कोसी? हीराकुंड परियोजना, तो यार ये बी मेरे ख्याल से राइट है, महानदी, ठीक है, महानदी पर ये क्या है, प्रेजेंट है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुद्रेमुख की खानों में उत्पादित लोहा अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? कुद्रेमुख की खानों में उत्पादित लोहा अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो आयात निर्यात तो आप समझते हो ना, आयात एंड निर्यात, अरे सबको पता है, इंटेलिजेंट है सब। सी पे टिक लगा दो बेटा, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन।
मंगलोर, ठीक है, देखो ऊपर नीचे हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मंगलोर इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हमें मिल जाता है। पहले ज़रा क्वेश्चन पढ़ लो। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। 3 से 4 क्वेश्चन ये सम्मिलित करने वाले आएंगे, अब कोई से भी आ जाएं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए नंबर है माना सिक्किम, नाथुला जम्मू कश्मीर, जोजिला हिमाचल प्रदेश और सिपकिला उत्तराखंड। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों अच्छे लगेंगे पर एक राइट होता है, जल्दी बताओ कौन सा राइट है। तो 13वें में सी का नंबर 13वें का सी है, इज ए राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भारत के निम्नलिखित 4 राज्यों को उनके नगरीकरण के स्तर यानी कि जनगणना 2011 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोवा, तमिलनाडु, मिजोरम एंड केरल। तो आरोही अवरोही मतलब समझते हो ना, घटता हुआ क्रम। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही घटता हुआ क्रम। तो यार ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम पेपर में पूछ रखा है, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी बताओ फास्टली 13वें का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, जल्दी बताओ। मिल गया, ठीक है, सी पे टिक लगा दो। 2 1 3 4 ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो पहले। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दूसरा कथन है, तीसरा कथन है। भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का गठन वर्ष 1997 में हुआ। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 3 है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का गठन वर्ष 2000 में हुआ। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो 2 और 3 कथन कौन कौन से सही हैं बस ये बताने हैं आपको। तो कौन कौन से आपको लग रहे हैं। 15 का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो, केवल एक। भारत में डाकघरों की संख्या जो है वो 1.5 लाख से अधिक है। अच्छा क्वेश्चन 5 जो है ना हमारे वो आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी के, ठीक है, 5 क्वेश्चन। चलिए देखो कौन कौन से क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई 1990 में, 1991 में, 1995 में या 1997 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, कब हुई, सी पे टिक लगा दो आप, 1995 में हुई, ठीक है। खुद से देखो यार, खुद से पढ़ो ऑप्शन। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है जागो ग्राहक जागो। सुना है कभी, जागो ग्राहक जागो इज द राइट ऑप्शन। ए पे टिक लगाओ आप, जागो ग्राहक जागो, यही नारा जो है मेन नारा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, व्यावसायिक बैंक। ध्यान देना, ऑप्शन पढ़ते हैं। व्यावसायिक बैंक ABCD 4 ऑप्शन है, चारों पढ़ो। ग्राहकों को उनकी जमा पर ब्याज देते हैं, जमा स्वीकार करने के बदले ग्राहकों से ब्याज वसूलते हैं, जमा पर ग्राहक को कोई ब्याज नहीं देते, इनमें से कोई नहीं। तो 18वें का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो आप, ग्राहकों को उनकी जमा पर ब्याज देते हैं। बात बिल्कुल सही है। अगर आपके अकाउंट में 10,000 या 15-20 हज़ार रुपये पड़े हैं तो साल या 6 महीने में कुछ ना कुछ पैसे बढ़ेंगे ज़रूर आपके, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 2011-2012, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के देखोगे अच्छा लगेगा आपको, मज़ा आएगा पढ़ने में। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई है। कब अपनाई गई है। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई है, किस सन में अपनाई गई है। सी पे टिक लगा दो, 1991 में। और ऐसे ऐसे मैं आपको 30 प्रैक्टिस सेट सोल्व करवाने वाला हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि पेपर कैसे बचेगा आपका। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए पहला 21वां क्वेश्चन मैं देखता हूँ। भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, दूसरी नागरिकता प्रदान करता है, नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, बहुल नागरिकता प्रदान करता है। तो दोहरी नागरिकता, यार तो 21वें का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है। ए पे टिक लगाओ, एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखो जरा ध्यान से, सूची फर्स्ट है, सूची सेकेंड है। राष्ट्रीय गीत, अब मिलान करना है आपको, तो मिलान का मतलब समझते हो आप। ABCD देखो जरा, ABCD कौन सा राइट ऑप्शन है, कौन सा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी पे टिक लगा दो, 2 4 1 3, मिलान कर लो बढ़िया करके। क्वेश्चन नंबर 23 फिर वही क्वेश्चन आ गया, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। मैं कह रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चन आपके यही वाले आएंगे, क्योंकि इसमें दिमाग घुमाने वाले होते हैं, टाइम लगने वाला होता है। तो मूल अधिकार चेक करो क्या लग रहा है आपको, कौन सा 23 में का राइट ऑप्शन है। डी पे टिक लगा दो आप बेझिझक, ठीक है। 2 1 3 4 इज द राइट ऑप्शन। चलिए मैं आगे देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। एक कथन असत्य है, अब कौन सा कथन असत्य है वो आपको देखना है। 24 का राइट ऑप्शन डी पे टिक लगा दें आप, ठीक है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है मेरे पास, विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है।
विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान में किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 25 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाएं, अनुच्छेद 114। चलिए सामान्य विज्ञान, ध्यान दो, साइंस के 5 क्वेश्चन आते हैं 12th क्लास में। जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथमेटिक्स होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, उनके लिए ये 5 क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। देखो कितने इजी होते हैं। अब जरा मुझे ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? एक युग्म जो है ना वो सम्मिलित नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, पार्शेक दूरी का मात्रक होता है, डेसिबल ध्वनि का मात्रक होता है, हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। तो बी जो है राइट ऑप्शन है, क्योंकि पार्शेक भी दूरी का मात्रक होता है और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्शेक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है अमेजन। जल पादप सबसे, विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? 27 का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाएं आप, जल हाइसिंथ पुष्प। ठीक है, इतनी तेजी से बढ़ता है। क्वेश्चन 28 है हमारा, निम्नलिखित में से किस विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो सबसे अच्छा चालक जो होता है ना, चांदी इज़ ए गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। सी नंबर पे टिक लगाते हैं आप। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया। 29वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता? एक यौगिक है जो मानव शरीर में स्थित नहीं रहता। अब कौन सा नहीं रहता है? 29वें का कौन सा राइट ऑप्शन लग रहा है आपको? जल्दी बताओ। बी पे टिक लगा दो, एमिनो एसिड। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न चित्र में वस्तु की ऊंचाई h1 + 2.5 सेंटीमीटर तब प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 कितनी होगी? जल्दी बताओ बेटा, जरा हल करो, सोल्व करो, इसको सोल्व कर लो। 30 का राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा? मैं बता देता हूँ ऑप्शन आपको। ए पे टिक लगाओ, -5 सेंटीमीटर। ओके, चलिए प्रारंभिक अंकगणित के 5 क्वेश्चन आपसे पूछेगा और पांचों बड़े इजी, एक परसेंट का, एक एवरेज का और 2 या 3 क्वेश्चन सरल करने के। तो पहले अपनी नोटबुक में इसको नोट करो और सोल्व करो और मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। तो 31 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दें, 15 आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि, देखो क्वेश्चन नंबर 32 में पढ़ो, यदि बुधवार, बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तथा बृहस्पतिवार, शुक्रवार एवं शनिवार का औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस था, यदि शनिवार का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस हो तो बुधवार का तापमान कितना होगा? तो 32 में का जो राइट ऑप्शन है वो मेरे पास सी है, 25 डिग्री सेल्सियस। या 25 आएगा, ध्यान देना, या तो 25 आएगा या फिर 20 डिग्री सेल्सियस आएगा। सोल्व करके देखो इसको कितना आ रहा है। ठीक है, दोनों में से एक आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 या 20 में से। अच्छा क्वेश्चन नंबर 33 है, संख्याओं का औसत 27 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दें, 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, सदस्यों वाली क्रिकेट टीम का कप्तान 28 वर्ष का है और विकेट कीपर उनसे 4 वर्ष बड़ा है। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। टीम की औसत आयु क्या है? 21 वर्ष इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, ए बी सी डी और ई 5 क्रमांकगत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 35 है, तो ए और ई का औसत कितना होगा? तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, इज़ अ राइट ऑप्शन। इसका 35 ही है। ठीक है, आप 35 पे लगा दें। अच्छा सामान्य हिंदी के 5 क्वेश्चन आते हैं। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आप चेक कर लो। तो सुगुत्सा किस रस का स्थायी भाव है? भयानक, भीप्स, शांत, अद्भुत। तो 36 में का राइट ऑप्शन है हमारा, 36 में का राइट ऑप्शन बी है, भीभत्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ है। हथेली पर सरसों उगाना, धनवान होना, कर्तव्य दिखाना, खून संघर्ष करना, आश्चर्यजनक काम करना। हथेली पर सरसों उगाना, तो यार 37 में का आप समझ तो गए पर डाउट ज़रूर होगा, आश्चर्यजनक काम करना। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 38 है, हरिओध किसका उपनाम है? हरिओध किसका उपनाम है? ए पे टिक लगा दो, अयोध्या सिंह उपाध्याय का। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित पंक्तियों में रस बताइए। कौन सा रस है? पढ़ा है ना आपने, रसगुल्लो वाला रस नहीं, ये रस होते हैं, हास्य रस, करुण रस, ये सब पढ़ रखा है आपने। मेरो सब पुरुषारथ पाको विपति कटावन, बंधु बाहु बिन करो भरोसे काको। तो ए बी सी डी कौन सा रस आपको लग रहा है? 39 में का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको? डी पे टी लगा दे, करुण रस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, इत्यादि का संधि विच्छेद है। इत्यादि का संधि विच्छेद कौन सा है? तो यार ये तो तुम आसानी से सोल्व कर दोगे, बी पे टी लगा दो, इत प्लस आदि, इत प्लस आदि। और संधि विच्छेद हर
किसी भी कोई भी आप कंपटीटिव एग्ज़ाम देने वाले हो ना, तो वहाँ पे संधि विच्छेद या संधि का प्रकार आपसे ज़रूर पूछेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे कितने पूरे हुए? 40 क्वेश्चन पूरे हुए हमारे, ठीक है, हिंदी के। अब इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले ये पैराग्राफ पढ़ो और ध्यान देना, ये जो है ना, ये चीज़, ये वाली चीज़ ये पढ़ लेना पहले आप, कितने क्वेश्चन के आंसर हमें इस पैराग्राफ से देने हैं, ठीक है। बाकी जैसे उन्होंने बोल दिया कि भाई 5 के 5 क्वेश्चन आपको पैराग्राफ पढ़ के हल करने हैं, तो 5 के 5 करने पड़ेंगे। अगर 2 या 3 पूछें 41 से 42 तक या 41 से 43 तक, तो इस निर्देश पे आपको विशेष तौर पे ध्यान देना। कभी अगले क्वेश्चन भी छांटते रहो इनमें से, ठीक है, कि इसका आंसर ये होगा। तो 35, 41 से 43 3 क्वेश्चन आपको बताने हैं। पहले ये पढ़ लो आप, पैराग्राफ पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ाता हूँ मैं, पढ़ा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दे दो, क्या आगा? द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज़, फिश है, वेल्स है, सी वेट्स है, प्लांट्स है। तो सिंपल सी बात है, 41 में का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो आप, वेल, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42 है, वेजिटेबल ऑयल इज़ मेनली यूज्ड फॉर ईटिंग, कुकिंग, फ्राइंग, लुब्रिकेटिंग। वेजिटेबल ऑयल्स इज़ ओनली यूज्ड ईटिंग, कुकिंग, फ्राइंग या लुब्रिकेटिंग। तो 42 में का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो, कुकिंग, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एनिमल प्रोडक्ट एंड द ऑयल्स ऑफ सर्टन फ्लावर्स। ऑप्शन नंबर ए, सी, बी, डी ये अलग हैं। अब इसी से छांटो, क्या लग रहा है आपको इसका राइट ऑप्शन? 43 में का राइट ऑप्शन कौन सा है? डी पे टिक लगा दो आप, सोप्स, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, दिस इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, फाइंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंटेंस, नाउन, एडवर्ब, मैन एडवर्ब, यानी नाउन, एडवर्ब, मैन वर्ब या एडजेक्टिव। तो 44 का राइट ऑप्शन है हमारा कौन सा वाला बेटे? डी पे टिक लगा दो आप, एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, ए नंबर ऑफ पीपल लास्ट नाइट टू वॉच द लिव प्रोग्राम। तो 45 का जो राइट ऑप्शन है वो डी पे टिक लगा दें आप, ये थर्ड, ठीक है। तर्क एवं तर्क शक्ति, यानी कि तर्क एवं तर्क शक्ति के आपसे, यानी कि रीजनिंग के आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मात्र। अब वो 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो देखो, सेम टू सेम ऐसी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। यही आपके सिलेबस का, आपके पेपर का पैटर्न है। श्याम कहती है, अरे यार, श्यामा कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता हैं, तदनुसार श्यामा का राजीव से क्या संबंध होगा? जल्दी बताओ बेटे। 46 में का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो, पिता की बहन, ओके, यानी कि बुआ का संबंध होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी सांकेतिक भाषा में अपने मास्टर को SMRET लिखते हैं, तो उस सांकेतिक भाषा में CA यानी कि कैरेट को कैसे लिखा जाएगा? तो 47 में का राइट ऑप्शन डी पे टिक लगा दें आप, रेक्टोर, ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, पहला क्वेश्चन पढ़ो। प्रश्नों में से 1 या 2 वाक्य दिए गए हैं, वक्तव्य दिए गए हैं, जिसके आगे 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं। अपने आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। तो वक्तव्य है, कैक्टस पौधे गूदेदार होते हैं लेकिन उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष, सभी गूदेदार पौधे कैक्टस होते हैं, कैक्टस पौधे को कम पानी की आवश्यकता होती है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, सभी गूदेदार पौधे कैक्टस होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट ऑप्शन मुझे तो यही लग रहा है, अरे यार, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, कैक्टस पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। तो 48 का राइट ऑप्शन डी पे टिक लगाओ आप, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, ये सही है, ठीक है। अरे यही तो सही होना चाहिए, हाँ यही सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। छत्ता मधुमक्खी से संबंधित होता है, तो ऊंचा नीड़ जो है वो किस चीज़ से संबंधित होता है? सी पे टिक लगा दो, गरुड़ से, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 50 है, ए बी से अधिक किंतु सी से कम अंक प्राप्त करता है, डी ई से कम किंतु ए से अधिक अंक प्राप्त करता है, यदि सी डी से कम अंक प्राप्त करता है तो बताइए कि ए बी सी डी ई में सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है? तो 50 में का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, ठीक है, ई। अब जरा ध्यान देना, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन जैसे खत्म होते हैं, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। और करंट अफेयर्स आपसे कब की पूछी जाएगी? पिछले 1 साल तक की, 6 महीने 1 साल तक की करंट अफेयर्स पूछी जाती है, यानी कि 2024 की भी कुछ क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो अब करंट अफेयर्स की तैयारी शुरू कर दो, अच्छे से पढ़ाई करो,
छोड़ लो मत कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, क्योंकि 10 क्वेश्चन का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 51 है, सारथी 1.0 पहल का उद्देश्य क्या है, जिसे हाल ही में सामाजिक न्याय और आधिकारिक विभाग और नालसा द्वारा NALSA द्वारा शुरू किया गया है। तो ए देश के GDP को बढ़ाना। तो 51 में का राइट ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, बी पे टिक लगा दो आप। जागरूकता और कानूनी सहायता से माध्यम से वंचित समुदाय को सशक्त बनाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, ICIC यानी कि ICC महिला T20 वर्ल्ड कप के 9वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। तो 52 में का राइट ऑप्शन है हमारा, ठीक है, बी पे टिक लगा दें आप, UAE। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, DROUGT ड्रॉट रेसिलेंस +10 कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ आयोजित की गई थी। तो यार 53 में का राइट ऑप्शन कहाँ, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड कहाँ पर की गई थी। 53 में का राइट ऑप्शन है, ए पे टिक लगा दो, सही है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 54 है, हर साल विश्व आयोडीन अलपता दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व आयोडीन अलपता दिवस किस दिन मनाया जाता है। एक दिवस पक्का आता है, कोई सा भी आ जाए। तो 54 का राइट ऑप्शन है हमारा, ठीक है, ए पे टिक लगा दो आप, 21 अक्टूबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में लेता हूँ, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है। यानी कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है। तो 55 का राइट ऑप्शन, ए पे टिक लगा दो, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, हाल ही में मंगोलिया ने खुलन संरक्षण दिवस के रूप में किस दिन को नामित किया है। तो 56 में का राइट ऑप्शन, बी पे टिक लगा दो आप, 25 अक्टूबर को। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, नागालैंड के नए घोषित जिले मेलूरी में मुख्य रूप से कौन सा जनजाति निवास करता है। नागालैंड के नए घोषित जिले मेलूरी में मुख्य रूप से कौन सा जनजाति निवास करता है। अब कितने अंदर से क्वेश्चन पूछा है यार ये, अभी इस क्वेश्चन का आंसर कैसे पता होगा। तो 57 का राइट ऑप्शन पर आप टिक लगा दें, बी पे, ठीक है, पोचोरी नागा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 58 है, प्राचीन कांस्य युग के नगर अल नताह की हाल ही में खोज किस देश में हुई है। प्राचीन कांस्य युग के नगर अल नताह की हाल ही में खोज किस देश में हुई है। तो 58 में का राइट ऑप्शन, सी पे टिक लगा दें आप, सऊदी अरब में। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, मुंबई से तूतीकोरिन तक स्वायत्त सतह पोत द्वारा पूरी की गई यात्रा का नाम क्या था। राइट ऑप्शन है, ठीक है, राइट ऑप्शन है आपका सी पे टिक लगाएं आप, सागरमाला परिक्रमा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, विश्व बैंक के अनुसार अगले 2 वित्तीय वर्षों 2025-2027 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है। 6.7%। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए अब सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखो वो क्वेश्चन मैंने कौन कौन से लिए हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में लेता हूँ, 61वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है। म्यांमार, भारत, लाओस, मलेशिया। तो 61 में का राइट ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है, जल्दी बताओ बेटा फास्टली। 61 में का राइट ऑप्शन, बी पे टिक लगा दें आप, भारत। ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन 62 है, गरीबों की कथकली किस नेत्र को कहा जाता है। गरीबों की कथकली किस नेत्र को कहा जाता है। तो यार किस नेत्र को कहा जाता है, गरीबों की कथकली किस नेत्र को कहा जाता है। तो 62 का राइट ऑप्शन जो है वो सी पे टिक लगा दें आप। ठीक है, सी पे टिक लगा दें आप, ओटन यानी कि ओटन तुल। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है। अजीम प्रेमजी, NR नारायण मूर्ति, प्रवीण महापात्रा, राजीव शिखर। तो 63 में का राइट ऑप्शन है, बी पे टिक लगा दें आप, NR न्यायमूर्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। अगर इसमें आप एक बार दिमाग लगाओगे तो इसका आंसर बता दोगे, बी नंबर फुटबॉल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखो 3 दिवस आ गए हैं इसमें, चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 65 में का राइट ऑप्शन, ए पे टिक लगाएं आप, 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 66 है, वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। तो 66 में का राइट ऑप्शन कौन सा है, बी पे आप टिक लगा दें, संस्कृत साहित्य में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण स्वरूप क्या है। SPM का पूर्ण रूप बताओ।
जल्दी बताओ 67 में का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? बी पे टिक लगा दो। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, कब हुआ था? स्टॉकहोम में, पेरिस में, जिनेवा में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, कहाँ हुआ था? 68 में का इधर राइट ऑप्शन है, ए पे टिक लगाएं आप, स्टॉकहोम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है। यार राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर प्रेजेंट है? कहाँ पर प्रेजेंट है? ए नंबर लगा दो, नई दिल्ली में, हाँ यहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 है, आंग सान सू की कहाँ की मूल निवासी हैं? तो इसका नाम ही ऐसा लग रहा है, आंग सान सू की कहाँ की मूल निवासी हैं? जल्दी बताओ 70 में का राइट ऑप्शन कौन सा है? बी पे टिक लगा दिया, म्यांमार की, ठीक है। चलिए कुछ तो चाइना लगाएंगे। अब देखो निर्देश देखो, 71 से 80 तक दिए गए 2 गद्यांश पर आधारित 5-5 प्रश्न दिए गए हैं। इन गद्यांशों को पढ़िए तथा प्रत्येक के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो गद्यांश फर्स्ट मैंने लिया है, ध्यान देना, पहले गद्यांश पढ़ लो। मेरे एक परिचित सज्जन थे, किसी दफ्तर में बाबू थे, अच्छी तनख्वाह मिलती थी, परिवार का दायित्व सीमित था, कुछ पैसे भी जोड़ रखे थे। तो बेटा ये पढ़ो, पूरा पढ़ लिया, ठीक है, लो पढ़ लो। अब आगे पढ़ते हैं, अब इसे भी पढ़ो, पढ़ लिया ये भी, समझौता नहीं, पढ़ाई के साथ समझौता नहीं, पढ़ा, ठीक है। अब आगे बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 31 देख लो, ये पढ़ लो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 71 देखो, उपर्युक्त गद्यांश का संबंध किससे है? यानी कि उपर्युक्त गद्यांश का संबंध किससे है? देखो क्वेश्चन कितना पेचीदा पूछा, आत्मकथा से। परिचित सज्जन की आदत बन गई थी, परिचित सज्जन की आदत बन गई थी। जब आप गद्यांश पढ़ लोगे तो इसका राइट ऑप्शन बता दोगे आप, डी, अपने दफ्तर से सीधे लेखक के दफ्तर में पहुंचना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 हमारा आता है, परिचित सज्जन का लेखक के दफ्तर पहुंचने का मुख्य उद्देश्य था। राइट ऑप्शन सबको पता होना चाहिए, बी पे टिक लगा दो, अपना मन बहलाना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 74 है, जिम्मेदार व्यक्ति चिंता को गले का सांप समझता है। आय हाय आय हाय। उपन्यास पढ़कर दूर करता है, कर्तव्य के रूप में अपनाता, सिनेमा घर देखकर भूल जाता है। अरे यार कितने खतरनाक इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, सी पे टिक लगा दें आप, कर्तव्य के रूप में अपनाता, ठीक है, ओके ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 75 है, उपर्युक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक पाठकों को क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहता है? तो राइट ऑप्शन डी, चिंता को कर्तव्य रूप में अपनाने की सलाह देता है। अच्छा गद्यांश नंबर मेरे पास सेकंड आ जाता है इसका, ठीक है। चलिए इस गद्यांश को भी सोल्व करके देखते हैं। कार्ल मार्क्स वस्तुतः पहला दार्शनिक हुआ जिसने समाजवाद तथा साम्यवाद को केवल कल्पना की उड़ान मात्र न रखकर उसे वैज्ञानिक आधार प्रदान किया तथा साम्यवाद के साधन के रूप में समाजवाद का और समाजवाद के परिमाण के रूप में साम्यवाद का विचारपूर्वक प्रतिपादन किया। आगे खुद से पढ़ो, चलो लो पढ़ लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 76 हम देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रथम कहा गया, राजनीतिज्ञ, साहित्य, काल्पनिक, दार्शनिक। तो 76 में का राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? डी पे आप टिक लगा दें, दार्शनिक। अच्छा क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, कार्ल मार्क्स ने समाजवाद तथा साम्यवाद को प्रदान किया। तो 77 का ए पे टिक लगाएं आप, वैज्ञानिक आधार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, कार्ल मार्क्स ने वे भी साधन संजोए जिनकी सहायता से की स्थापना तथा उसका प्रयोग किया जा सकता था। तो 78 का राइट ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आपको, ए पे टिक लगा दें, व्यापारिक साम्यवाद, ठीक है। आप पढ़ो, गद्यांश से इसका आंसर आपको मिल जाएगा, गद्यांश नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं मिलेगा। 79 का राइट ऑप्शन देखते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद क्या चीज़ है? सी पे टिक लगाएं आप, सबसे बड़ा ऑप्शन दे रखा है, यही राइट ऑप्शन है। इतिहास के स्वाभाविक विकास क्रम में निहित होने के कारण उसका क्रियावंतित होना अवश्यमय है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 80 है, पूंजीवाद से इज राइट ऑप्शन, आप टिक लगाएं सी पर। वर्ग संघर्ष के बढ़ावा मिलता है, वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता, वो तो मिलता ही है। अब देखो ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, तो ग्राफ के आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक पाई चार्ट आता है और एक बार ग्राफ या आपके पास लाइन ग्राफ आएगा, 5-5 क्वेश्चन का। तो 81 से 85 तक एक पाई चार्ट आपको दे रखा है, पहले पढ़ लो इसको। और पाई चार्ट कौन सा है हमारा? ये हैगा, अन्य 20%, परिवहन 5%, बच्चों की शिक्षा 12%, आवास 15%, वस्त्र 10%, भोजन 23% और बचत 15%, ठीक है। तो अब जरा इसको आप पाई चार्ट को देख लो,
और पाई चार्ट की क्लासेस ले लो यार, आप ऐसे डायरेक्टली सोल्व नहीं कर पाओगे जब तक आप पाई चार्ट पढ़ोगे नहीं। आप सोल्व करके मुझे बताना है कि सर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर यह है, ये है, ये है। वैसे तो फिलहाल राइट ऑप्शन मैं बताऊंगा आपको, लेकिन फिर भी आपको अपनी तसल्ली के लिए सोल्व कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 81 मुझे दिखाई दे रहा है, यदि वर्ष 2010 में परिवार की कुल आय 1,50,000 रुपये रही तो आवास तथा परिवहन पर किए गए व्ययों का अंतर है। तो 81 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाएं, 15,000 रुपया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 82 है, परिवार द्वारा किस मत पर भोजन के सिवाय सर्वाधिक व्यय किया गया। 82 का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दें, ठीक है, अन्य। ओके ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 83 है, परिवहन की बचत किस मद पर किए गए व्यय के बराबर रही। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट ऑप्शन है, आप लगा दें बी पर, ठीक है, आवास। चलिए क्वेश्चन नंबर में 84 देखता हूँ, वस्त्र बच्चों की शिक्षा तथा परिवहन पर किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता है। तो 84 का राइट ऑप्शन आप डी पे टिक लगाएं, 27। अच्छा, 85 क्वेश्चन आ गया, यदि वर्ष 2010 में परिवार की कुल आय 1,50,000 रुपये रही हो तो बच्चों की शिक्षा तथा भोजन का कुल व्यय कितना था। आप जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसका राइट ऑप्शन 85 का राइट ऑप्शन कौन सा है। बी पे आप टिक लगा दें, 52,500 रुपया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक आपको एक ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ को आप ध्यान से पढ़ो और फिर इसको आप सोल्व करो। देखो ये ग्राफ है हमारा, दिख रहा है, ठीक है, ये ग्राफ है हमारा, ठीक है। तो बेटा इस ग्राफ को पढ़ो, असंशोधित सामग्री का मूल्य रुपए में इतना दे रखा और संशोधित माल के मूल्य रुपए लाखों में हमें इतना दे रखा। तो दोनों ग्राफ देख लो, देख ली, अब ये वाली ग्राफ देख ली। अब क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर बताओ, दी गई अवधि के दौरान असंसाधित सामग्री में निवेश की गई औसत राशि और इस अवधि के दौरान संसाधित माल की बिक्री के और मूल्य के बीच में अंतर क्या था। तो पहला जरा इन ग्राफों को स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, इन ग्राफों का क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। ये स्क्रीनशॉट लेके भैया इनको सोल्व करने के तरीके देख लो कैसे करोगे आप। 86 का राइट ऑप्शन कौन सा है, डी नंबर पे टिक लगा दें आप, ठीक है, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, 77.5 लाख रुपया। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 87 हमारा आ जाता है, कौन से वर्ष में असंसाधित सामग्री पर निवेश किए हुए मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन संसाधित माल की बिक्री के मूल्य के समान नहीं है। तो 87 का राइट ऑप्शन बी पर आप टिक लगाएं, 1997। अच्छा, 88 है, 1999 में संसाधित माल की बिक्री का मूल्य वर्ष 1997, 1998 और 1999 में असंसाधित सामग्री में निवेश की गई राशि के कुल योग का लगभग क्या प्रतिशत था। तो 88 का राइट ऑप्शन आप टिक लगा दें, टिक लगा दें, डी पे आप 49%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है, वर्ष 1997, 1998 तथा 1999 में असंसाधित माल की निवेश का औसत मूल्य वर्ष 1997 तथा 1999 में संसाधित माल की बिक्री का औसत मूल्य के अंतर क्या था। तो 89 का राइट ऑप्शन डी पे टिक लगाएं, 140। अच्छा, 90 क्वेश्चन है, वर्ष 1999 में असंसाधित माल के निवेश का मूल्य तथा संसाधित माल की बिक्री मूल्य का योग बताएं, कितना ये होगा। 90 में पढ़ो, खुद से पढ़ो और खल करो उसको। ए पे टिक लगा दें आप, 1125। अगर पाई ग्राफ या फिर ग्राफ आपसे नहीं आता तो आप तुरंत वीडियो देखें यूट्यूब पर, ठीक है, या फिर अपनी बुक खोलें और उस बुक से जितने भी पाई चार्ट हैं, तालिका वगैरह, उनको सोल्व करने की कोशिश करें, चाहे दिन 2 लगें, 5 लगें या 10 दिन लगें, इस क्वेश्चन को सोल्व करके ही मानो, ठीक है। और यही पढ़ाई का तरीका होता है। अच्छा, तालिका की व्याख्या कीजिए। तालिका के 10 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना, 2 तालिका मिलेंगी आपको। निर्देश 91 से 95, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तालिका में उन छात्रों की कुल संख्या शामिल है जिन्हें आईटी कंपनियां, ठीक है, ये आईटी कंपनियां फर्स्ट सेकंड, जिन्हें आईटी कंपनियां, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटे, जिन्हें आईटी कंपनियां यहाँ तक रखते हैं शामिल है, जिन्हें आईटी कंपनियां फर्स्ट सेकंड थर्ड द्वारा लिया गया, साथ ही कॉलेज PQR तथा एस के लिए छात्रों का प्रतिशत भी दिया गया है। लो साहब, पहले पढ़ लो, पहले एक तालिका देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस तालिका को खुद से सोल्व करना, ठीक है। ये देखो, आईटी कंपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड है, लिए गए छात्रों की संख्या 1800, 2400, 1500 है, PQR तथा एस परसेंट में दे रखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, कंपनी थर्ड द्वारा कॉलेज पी के लिए, कंपनी थर्ड द्वारा कॉलेज पी से लिए गए और कंपनी द्वारा कॉलेज क्यू से लिए गए छात्रों की संख्याओं का अंतर क्या है। राइट ऑप्शन डी पे टिक लगाएं, 96। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, कंपनी सेकंड द्वारा कॉलेज PR तथा एस से लिए गए छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो 92 का राइट ऑप्शन है हमारा, सी पे आप टिक लगा दें, 1680। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में देखता हूँ, कंपनी सेकंड एवं थर्ड द्वारा कॉलेज R के लिए लिए गए छात्रों की संख्याओं का अंतर क्या है।
तो 93 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाएं 225। चलिए मैं आगे देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 94 है मेरा। कॉलेज एस की तुलना में कॉलेज पी से 3 कंपनियों ने कुल कितने अधिक छात्र लिए हैं। कॉलेज एस की तुलना में कॉलेज पी से तीनों कंपनियों ने कुल कितने अधिक छात्र लिए हैं। तो 94 का ए पे टिक लगाएं 495 अधिक छात्र लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 95 हमारा आता है आईटी कंपनी फर्स्ट में कुल छात्रों की संख्या कंपनी थर्ड में कुल छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 95 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाएं 20%। फिर मेरे पास एक तालिका और आ गई और बता रहा कि निम्नलिखित जानकारी का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। वर्ष 2008-2009 के महीनों में म्यूचुअल फंड कंपनी की विभिन्न योजनाओं का शुल्क करोड़ में ये देगा। सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में। ए बी सी डी ई एन टोटल हमें दे रखा। अब क्वेश्चन नंबर चलो सारणी का स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको सोल्व करो क्योंकि बिना सोल्व करे ये हल नहीं होगी आपसे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की योजना में वर्ष के दौरान निरंतर ह्रास देखा गया। निम्नलिखित में से किस प्रकार की योजना में वर्ष के दौरान निरंतर ह्रास देखा गया। तो 96 का डी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन है। ठीक है, देखते हैं डी। ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए डी का डी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 97 हमारा आता है दिसंबर और जनवरी के बीच योजना ए के शुल्क में क्या अंतर है। 97 का डी पे टिक लगा दें 80 करोड़ रुपया। ठीक है। अच्छा 98 है हमारा। इनमें से किस महीने में बी और सी योजनाओं का कुल शुल्क फरवरी 2009 में बी योजनाओं के शुल्क के बराबर था। ए पे टिक लगा दें सितंबर 2008 में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 99 है। यदि योजना के शुल्क को लोकप्रियता का मानदंड माना जाए तो फिर योजना को महीने दर महीने सबसे लोकप्रिय माना जा सकता है। 99 का ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। ई पे टिक लगा दें आप। ठीक है, ओके ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 हमारा आता है। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट बचता है। दिसंबर 2008 के योजना सी फरवरी 2009 के योजना डी का कितना प्रतिशत है। दिसंबर 2008 के योजना सी फरवरी 2009 के योजना डी का कितना प्रतिशत है। तो 100 का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाएं 100%। तो इस तरह से पूरे के पूरे मैंने आपको 100 क्वेश्चन बता दिए और किस तरह का पेपर आता है ये भी आपको बता दिया। तो अब आपको बस पढ़ने की बारी है। अच्छे से तैयारी करो, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ो क्योंकि क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंस जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।